बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे यूनिट वेक्टर से। सवाल नंबर 6 है। सवाल की तरफ जाने से पहले यूनिट वेक्टर की डेफिनेशंस की तरफ आते हैं कि यूनिट वेक्टर होते कौन से हैं। कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर कहलाता है अगर उसकी मैग्नीट्यूड 1 हो। वेक्टर u जिस तरह मिसाल दी गई है इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर इफ u की मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल टू 1 हो। कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर कहलाएगा अगर उसकी मैग्नीट्यूड 1 हो। तो यूनिट वेक्टर फाइंड कैसे करते हैं उसके लिए फार्मूला आपके सामने ये लिखा हुआ है। कोई भी वेक्टर जिस तरह u की मिसाल दी है कि वेक्टर u उसको अगर आपने फार्मूले की फॉर्म में डिफाइन करना है तो वही वेक्टर जिस तरह यहाँ आपके सामने v की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, वही u भी लिखे जा सकते हैं। तो जैसे बुक में लिखा हुआ है उसी बात को फॉलो करते हैं। वही वेक्टर v और उसी को ही डिवाइड किया गया है उसी वेक्टर v की मैग्नीट्यूड से। ये आपके लिए यूनिट वेक्टर के लिए फार्मूला होगा। वेक्टर जो आपके सवाल में गिवन होगा उस वेक्टर को उसकी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यही बात इसी बात पे हम लोग सवाल करेंगे। यानी जो सवाल नंबर 6 है ये पहले डिफाइन कर दिया है, इसलिए एक बार फिर से बोल देता हूँ। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 आती है, वो वाला वेक्टर यूनिट वेक्टर कहलाता है। फाइंड कैसे होता है, वही वेक्टर ऊपर लिखें और नीचे उसी की ही मैग्नीट्यूड फाइंड करके डिवाइड कर दें। यानी वेक्टर तो आपके सवाल में ही गिवन होता है। अगर आप किसी भी वेक्टर के का यूनिट वेक्टर फाइंड करना चाहती हैं तो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करना लाजिम है, फिर उसी वेक्टर से डिवाइड कर देंगे उसी मैग्नीट्यूड को। तो आए पहले सवाल देखते हैं जो इसका है छठा सवाल। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर गिवन बिलो। पहला आपके सामने एक वेक्टर गिवन है v इज इक्वल टू है 2i माइनस j। तो सबसे पहला काम मैंने उसी v की मैग्नीट्यूड फाइंड की है। मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है कि जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है उन्हीं दोनों कोऑर्डिनेट का स्क्वायर ले और होल के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट दोनों के स्क्वायर का सम करके होल स्क्वायर रूट ले लें। यानी जिस तरह यहाँ दो कोऑर्डिनेट्स हैं, पहला है 2, दूसरा है यहाँ पे -1। तो 2 का स्क्वायर लेंगी तो 4 आ जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर लेंगी तो वो 1 आ जाएगा। तो उसके ऊपर स्क्वायर रूट लिखेंगे तो 4 + 1 that is equal to square root of 5. Suppose u is the unit vector along v। हम कहते हैं कि u एक ऐसा वेक्टर है जो कि v के ऊपर यूनिट वेक्टर है। तो उसके के लिए अभी पीछे बताया है फार्मूला, u वेक्टर जो है वो खुद यानी उसका जो यूनिट वेक्टर है वो इक्वल टू आएगा v वेक्टर जो सवाल में आपके पास गिवन है और नीचे उससे डिवाइड कर देंगे उसी की मैग्नीट्यूड से। तो चूंकि मैग्नीट्यूड मैंने ऑलरेडी फाइंड कर ली थी वो इसी तरह से नीचे यहाँ पे लिख दिया है। v वेक्टर की जगह जो सवाल में लिखा हुआ है 2i माइनस j वो लिख दिया है। तो 2i माइनस j डिवाइड कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ 5 से। तो इनको अलग अलग कर लिया है, यानी 2 के नीचे भी स्क्वायर रूट ऑफ 5 i, इसी तरह से माइनस फिर j का तो एक ही कोऑर्डिनेट है तो 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 नीचे डिवाइड कर दिया और साथ j लिख दिया। इज इट क्लियर नाउ बच्चों? ये पहला पार्ट था इसका। बाकी पार्ट भी इसी तरह से ही है। यानी अब देखें b की वैल्यू है 1/2i प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2j। अब वही वेक्टर है, सबसे पहला काम इसमें भी वही कि इसकी मैग्नीट्यूड का फार्मूला बताया है कि जो भी आपके पास वेक्टर गिवन है उसके जो कोऑर्डिनेट हैं उन दोनों कोऑर्डिनेट का स्क्वायर सम करते हैं और होल के ऊपर लिखते हैं स्क्वायर रूट। तो 1/2 का स्क्वायर बनता है 1/4, इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का बनता है 3/4। तो 4 चूंकि एलसीएम है इसलिए नीचे 4 लिखा और 1 + 3 करें तो 4 से कट जाता है तो 1 का स्क्वायर रूट आता है 1। तो ये मैग्नीट्यूड फाइंड होगी। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद हम लोग आ जाते हैं उसके यूनिट वेक्टर पे कि किस तरह लिखा जाता है। तो u का यूनिट वेक्टर वही वेक्टर v और नीचे उसकी मैग्नीट्यूड। अब 1 से डिवाइड कर दें तो उस वेक्टर पर किसी भी किस्म का फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैंने एज इट इज लिख दिया है जैसे हमारा v वेक्टर था, यानी 1/2i प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2j। इसी का तीसरा पार्ट भी है आपके पास, वो भी इसी बात पे है कि आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। वेक्टर u गिवन है, वेक्टर v गिवन है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2i, इसी तरह से -1/2j। तो वही फार्मूला है। पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड के लिए आपके पास इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर में माइनस खत्म हो जाता है और इसी तरह से स्क्वायर रूट भी खत्म हो जाता है। तो बाकी बच जाएगा 3 ओवर आपके पास 2 का स्क्वायर 4 और दरमियान में प्लस, इसी तरह इसमें भी माइनस खत्म हो जाएगा तो 1/4। तो एलसीएम लेंगी तो आपके पास आ जाएगा नीचे तो 4 और ऊपर 3 + 1 करेंगी तो ये भी 4।
4 4 से कट जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट आंसर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 चूंकि 1 होता है इस वजह से एज इट इज लिखा हुआ है। सपोज u जो है इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग v, u v के ऊपर यूनिट वेक्टर है तो उसका यूनिट वेक्टर का फार्मूला लिखा है, तो वही वेक्टर v है और नीचे उसकी मैग्नीट्यूड लिखी है। तो अब 1 है, 1 से डिवाइड कर भी दूं मैं वेक्टर v को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए u का v का यूनिट वेक्टर भी वही आया है जो ऑलरेडी था, यानी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2i माइनस 1 ओवर 2j। पहला सवाल ठीक है बच्चों, इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन है तो बताएं। अगले सवाल की तरफ चलें बेटा। बोलें बच्चों, अगर आप बोलेंगी तो फिर मैं आगे चलूंगा, मुझे पता चलेगा भाई आप यहाँ तक पहुंचे। चले अब देखें 7वां सवाल। इफ ए बी एंड सी आर, ए बी सी की वैल्यूज आपके पास गिवन है, पहली ए की है 2 -4 है, इसी तरह से डी की है 4 और 0 और सी की है 1 और 6। यूज वेक्टर्स मेथड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं वेक्टर मेथड इस्तेमाल करते हुए। उसका पहला पार्ट है इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्या आप में से किसी ने पैरेललोग्राम का वर्ड पहले कभी सुना है? क्यों जी बेटा, सुना है कभी? कोई एक बता दें बेटा, फिर मैं आगे चलूं। नो सर। नहीं सुना। देखिए बेटा, जिस तरह मुख्तलिफ आप लोगों ने शेप्स के बारे में सुना है, सिंपल सी आप जानती हैं, स्क्वायर होता है, सर्कल होता है, इस तरह की आसान सी नॉर्मल जो रूटीन लाइफ में यूज होती हैं उनका आपको पता है। पैरेललोग्राम से आपका वास्ता नहीं पड़ा कि मैंने सेम शेप सामने बनाई हुई है, ये शक्ल जो है बच्चों पैरेललोग्राम है। इसमें क्या है कि दो अपोजिट साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल है। जिस तरह ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों आपस में इक्वल है। इक्वल इन लेंथ कह सकती हैं, मिसाल के तौर पर अगर इसकी लेंथ 2 यूनिट में कह देता हूं तो इसकी भी 2 होगी। बिल्कुल इस तरह ये वाली दोनों अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल है। मिसाल के तौर पर इसकी लेंथ 3 है तो इसकी भी 3 होगी। तो दो आमने सामने वाली साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम में। जिस तरह कभी आपने स्क्वायर का सुना के उसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, इसी तरह से इस पैरेललोग्राम में क्या होता है कि दोनों आमने सामने वाली साइड्स जो है उनकी लेंथ जो है वो आपस में इक्वल होती है। अब उन्होंने कहा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम है, तो मैंने भी इसी तरह से एक पैरेललोग्राम बनाई है ABC और D। चार उसके कोने हैं वो बनाई है और उसके ऊपर ये वेक्टर्स के साइन है, ये एरो लगाए हुए हैं। तो वेक्टर्स मेथड के जरिए जब आप इसको करेंगे तो आपने इसी तरफ से ए से स्टार्ट करना है, ए से बी की तरफ जाएंगी पहली, और इसी तरह जब दोनों साइड्स इक्वल हैं तो फिर आपके पास जब ए बी की तरफ जा रहा है बिल्कुल इस तरह ये वाला एरो भी ऐसे ही आएगा, यानी डी सी की तरफ। इसी तरह आगे बी और सी, बी सी की तरफ जाता है तो यानी बिल्कुल इसी तरह दूसरी साइड में भी इसी तरह ए डी की तरफ। तो दोनों साइड्स आपस में एक जैसी हैं तो उनकी डायरेक्शन भी एक जैसी ही होती है, यानी ए से बी और डी से सी, और इसी तरह से बी से सी और ए से डी। तो ये हो गई आपके पास एक पैरेललोग्राम। As ABC it is a parallelogram, then suppose coordinate of D। अब चूंकि तीन कोऑर्डिनेट हमें गिवन है सवाल में ही, A भी गिवन है, B भी गिवन है और C भी गिवन है, तो D वाला कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो इसलिए मैंने D के लेट कर लिए हैं अपनी तरफ से X और Y। अब जो बाकी के कोऑर्डिनेट्स बचते हैं A, B और C के, उनको मैंने पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया, यानी A के OA की फॉर्म में लिखे हैं तो वो बनेंगे 2i - 4j। इसी तरह से अगर आप B के लिखेंगी तो वो बनेगा 4i + 0j। इसी तरह से B के बनेंगे 4i + 0j और C के बनेंगे i + 6j। सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब चूंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई है, तो उसकी दोनों आमने सामने वाली साइड्स जो है वो आपस में इक्वल है, यानी आमने सामने वाली साइड्स जिस तरह साइड AB है वो इक्वल है साइड DC के। अगर नजर नहीं आ रहा मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, बताया भी है पहले आपको। ये देखें, ये साइड AB ये इक्वल है DC के, इसी तरह BC ये इक्वल है AD के, तब भी पैरेललोग्राम प्रूव होगी। तो इसीलिए पहली बात की बात करते हैं कि AB इक्वल है DC के। तो AB इक्वल टू DC, ये आपने पीछे भी पढ़ा है, पहले सवाल में पढ़ा है कि AB को अगर आप पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगी तो वो लिखेंगी OB - OA इज इक्वल टू, इसी तरह DC को लिखेंगी तो वो लिखेंगी OC - OD।
अब B और A इन दोनों के पोजीशन वेक्टर, इन दोनों की वैल्यूज आपको ऑलरेडी गिवन है, ये पुट कर देंगे इसमें, यानी OB की जगह 4i + 0j, OA की जगह पर 2i - 4j। इसी तरह से OC की जगह पर i + 6j और माइनस OD की जगह हमें कोऑर्डिनेट तो नहीं पता थे, हमने खुद से सपोज किए थे x और y, इसीलिए xi + yj। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल आपको पता है, यानी 4i दरअसल ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा 2i के साथ, और इसी तरह 0j ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा 4j के साथ। तो 4i + 0j, ऐसे ही इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया है तो -2i और माइनस माइनस प्लस 4j इज इक्वल टू, इसी तरह i + 6j था मेरे पास और -xi + yj था। तो मैंने i वाले कोऑर्डिनेट्स जो है वो अलग कर लिए हैं और j वाले अलग। अलग क्यों किए हैं, उसकी वजह यह है कि बच्चों ये आपस में प्लस या माइनस नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ कोऑर्डिनेट x की फॉर्म में है और कुछ तो हमें पता है वैल्यूज हैं। तो x यानी कुछ वेरिएबल्स हैं, और वेरिएबल्स और कांस्टेंट आपस में प्लस या माइनस तो नहीं हो सकते, उनको अलग अलग लिखा जा सकता है, इसलिए मैंने उनको अलग अलग कर लिया है, i वाले अलग कर लिए हैं और j वाले अलग कर लिए हैं। तो 4i + 0j - 2i, यानी 4i - 2i करेंगी तो आपके पास आ जाएगा 2i, 4j और प्लस 0j होगा तो जवाब आ जाएगा 4j इज इक्वल टू, इधर से आप i कॉमन ले लेंगी तो आपके पास बच जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट 1 है, 1 - x, इसी तरह प्लस इसका कोऑर्डिनेट 6 है और इसका y है, तो 6 - y × j। अब अगर हम दोनों साइड्स को के कोऑर्डिनेट कंपेयर करें, इधर से i का कोऑर्डिनेट यानी i के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई है वो 2 है, जबकि इधर से i के साथ जो लिखी हुई है वो 1 - x है, तो 1 - x इज इक्वल टू 2। इसी तरह अगर आप j वाले देखें तो यहाँ पर 4 है इस साइड पर, जबकि दूसरी साइड पर 6 - y है, इसलिए 6 - y इज इक्वल टू है 4 के। तो माइनस का x इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो और प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो 1 - 2 करेंगे तो बेटा -1 आ जाएगा आपके पास इसका x की वैल्यू, और इसी तरह से y इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल की दूसरी तरफ, और 4 इधर आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। तो आपके पास 6 - 4 y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो d के कोऑर्डिनेट जो हमने फाइंड करने थे, जिनको हमने लेट किया हुआ था कि x और y है, x की जगह पर -1 और y की जगह पर 2 है, ये इसका पहला पार्ट था जिसमें d के कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे। इसी सवाल का दूसरा पार्ट है, उसमें पैरेललोग्राम अब थोड़ी चेंज है, उसमें पिछले पार्ट में थी ABCD इज अ पैरेललोग्राम, जबकि इसमें है कि ADBC इज अ पैरेललोग्राम। पार्ट में ADBC पैरेललोग्राम है, फाइंड इसमें भी कोऑर्डिनेट आपने D ही करने हैं, ठीक है जी। ADBC पैरेललोग्राम है तो मैंने उसी हिसाब से पैरेललोग्राम डिजाइन की है, यानी पहले यहाँ A लिखा है, फिर यहाँ D लिखा है, फिर B लिखा है, फिर C। तरीकाकार वेक्टर्स का वही रूल है, उसी तरह से एरोस लगाएंगे जिस तरह पिछली शक्ल में आपने लगाई थी। अब ये चूंकि पैरेललोग्राम है तो इसमें क्या होगा कि AD जो साइड है वो दरअसल इक्वल है CB के, ये देखें AD इज इक्वल टू है CB के। अब बिल्कुल उसी तरह इनको लिखेंगी, यानी AD को लिखेंगी OD - OA, इसी तरह CB को लिखेंगी OB - OC। अब जो वैल्यूज हमें पता है वो पुट कर देंगी, जो नहीं पता उनकी जगह हमने ऑलरेडी सपोज किया हुआ है कि D जो हमने फाइंड करना था वो x और y है, तो OD की जगह x और y, इसी तरह OA सवाल में ही गिवन थी वैल्यूज 2i - 4j, D की भी गिवन थी 4i + 0j था, मैंने यहाँ नहीं लिखा डायरेक्ट लिख दिया है, और OC की जगह i और 6j था, इसीलिए यहाँ बाहर माइनस था तो मैंने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब जरा इस साइड पे देखें तो क्योंकि वेरिएबल्स और कांस्टेंट है आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो अलग अलग कर लिया, यानी i के कोऑर्डिनेट्स अलग कर लिए हैं और j के कोऑर्डिनेट्स अलग कर लिए हैं। तो x - 2 i और प्लस इसी तरह से आपके पास j के कोऑर्डिनेट जो बनेंगे वो y + 4, यानी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। और इस तरफ देखें तो आपके पास 4i - i, तो बाकी बात जाएंगे 3i और -6j। अब जब हम इसके कंपेयर करते हैं i वाले कोऑर्डिनेट i वाले के साथ, तो यहाँ x - 2 है, इस साइड पर 3 है, तो x - 2 इज इक्वल टू 3, जबकि j के अगर हम कोऑर्डिनेट कंपेयर करें तो y + 4 है इज इक्वल टू -6 है। तो आपके पास बाकी भी बच्चों बात जाते हैं, जब माइनस का 2 इस तरफ जाएगा तो 3 और 2 जो है वो ऐड होकर 5 बन जाएंगे, यानी x की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी। जबकि यहाँ से अगर आप वैल्यूज देखती हैं, प्लस का 4 इस जाने आएगा तो माइनस हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस का 4 मौजूद है, तो माइनस का 6 मौजूद है, तो -4 और -6 आपके पास आंसर आ जाएगा -10। तो डी की वैल्यूज बच्चों जो हमने x और y लेट की हुई थी
वो दरअसल आ गई हैं 5 और -10। ये आपका सवाल नंबर 7 था बच्चों। उसके बाद देखें 8वां सवाल। 8वें सवाल में भी वही पैरेललोग्राम वाली बात है, आज के सवालों में यही चीज है। तो अब इसमें जरा पैरेललोग्राम चेंज है। जिस तरह पहले सवाल में ABCD पैरेललोग्राम थी, इसमें थोड़ी और हो सकती है, या इसमें पॉइंट और कोऑर्डिनेट है और फाइंड करने को कहा है, थोड़ा उससे डिफरेंट है। अब देखिए आपके पास जो गिवन पॉइंट्स हैं वो B, C और D, 3 पॉइंट्स गिवन है। ये B की वैल्यू है, ये C की है, जबकि ये D की है। यूज वही वेक्टर मेथड करना है, फाइंड करना है कौन सा कोऑर्डिनेट जी, ए वाला। अगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये देखें ABCD पैरेललोग्राम बनाई है, AB और CD उसी वेक्टर मेथड के जरिए एरोस लगाए हैं, उसी तरह ही करेंगे, यानी A को B के साथ और दूसरी साइड भी जो उसके आमने सामने है B को C के साथ, इसी तरह B को C के साथ और A को D के साथ। बिल्कुल एक जैसी साइड्स हैं, जो दो आमने सामने वाली साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, इन लेंथ भी और इन डायरेक्शन भी, समझ लें। तो अब जब ये इक्वल है, एक पैरेललोग्राम है आपके पास ये, तो AB दरअसल इक्वल होगी DC के, इसी तरह BC इक्वल होगी AD के। तो पहली बात करते हैं, इसमें हमारे पास जो कोऑर्डिनेट हैं उनकी तरफ, कोऑर्डिनेट जो A के तो हमें फाइंड करने ही करने हैं, तो इसलिए उनको सपोज कर लिया है कि वो X और Y है, जबकि B के हैं 4i + j, C के हैं -2i + 3j और D के हैं -8i + 0j। तो अगर हम इस फार्मूले की तरफ आए पैरेललोग्राम वाले की तरफ, कि पैरेललोग्राम तब होती है कि अगर AB इक्वल है DC के, तो हमने वो लिखी है और उसकी वैल्यूज पुट करते हैं। AB का मतलब ये होता है OB - OA, उनकी वैल्यूज पुट की हैं, और दूसरी साइड पर DC का मतलब है OC - OD, उनकी भी वैल्यूज पुट की हैं। अब पिछले सवालों में भी आपने देखा बिल्कुल उसी तरह से ही, जो I के कोऑर्डिनेट्स हैं वो अलग कर लिए हैं, J के कोऑर्डिनेट्स अलग कर लिए हैं, इसी तरह से इसमें हमने -2i + 3j -8i 0j था, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी कोऑर्डिनेट्स वैसे लिखे हैं। अब हम i और j के कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करेंगे। अगर हम इस साइड पे देखें तो i के कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों 4 - x, जबकि दूसरी साइड पर देखें तो i के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -2 भी है और +8 भी है, तो वो लिख दिए हैं। तो 4 - x इज इक्वल टू है -2 है +8 है, तो आंसर आ जाएगा 6। तो 4 - 6 प्लस का 6 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आपके पास बाकी बात जाएंगे बच्चों, 4 में से 6 माइनस करेंगे तो -2, और माइनस का x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -2, ये x की वैल्यूज होगी जो कि हमने i के कोऑर्डिनेट कंपेयर करके फाइंड किया है। जबकि जो y की वैल्यू है उसके लिए हम j के कोऑर्डिनेट कंपेयर करेंगे, तो उसके लिए क्या है, इस साइड पे 1 - y, जबकि दूसरी साइड पर सिर्फ और सिर्फ 3 है, तो 1 - y इज इक्वल टू 3। तो 1 - 3 इज इक्वल टू है y के। जिस तरह आपके पास प्लस का y है इधर आएगा तो सॉरी माइनस का y है इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 3 है इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो 1 - 3 करेंगे तो आपके पास बन जाएगा -2, तो y की वैल्यू आ गई -2। और हमने जो वैल्यूज फाइंड करनी थी a की, जो लेट की हुई थी कि x और y है, तो वो -2 और -2 दोनों वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। तो a के कोऑर्डिनेट फाइंड हो गए। ये वाला बच्चों दूसरा पार्ट आपने खुद करना है कि e के कोऑर्डिनेट फाइंड करें। अगर AEBD पैरेललोग्राम है, मैं हिंट दे देता हूं, अब पैरेललोग्राम ABCD नहीं है बल्कि AE है और BD है, बाकी वैसे ही बनी हुई है, वही तरीकाकार है कि AE जो है वो जो अपोजिट साइड उसकी है DB उसके इक्वल है, इस तरह EB जो है वो उसके अपने अपोजिट साइड यानी AD के इक्वल है। बाकी वही फार्मूला है, उसी तरह से आपने प्लस माइनस और कंपेयर करके खुद ही फाइंड करना है। मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। 9वां सवाल है बच्चों हमारे पास, अगर O ओरिजिन है एंड OP इज इक्वल टू AB है, OP AB के इक्वल है, फाइंड द पॉइंट P फाइंड करना है व्हेन A एंड B आर गिवन है। A और B आपके पास पॉइंट गिवन है। रीजन का मतलब ये होता है कि बच्चों जिस जिस जगह पर x और y दोनों कोऑर्डिनेट 0 हो, यानी x की वैल्यू भी 0 y की वैल्यू भी 0, A और B के आपके पास इस सवाल में गिवन है। कंडीशन ये थी कि OP इज इक्वल टू है AB के। अब हम सपोज करते हैं कि PXY जो हमें रिक्वायर्ड पॉइंट है वो वाला अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, उसी को सपोज करके चलते हैं, तो वो x के कोऑर्डिनेट P के कोऑर्डिनेट सपोज कर लिए कि वो x और y है। अब OP इज इक्वल टू सवाल में ही गिवन है AB है। अब OP तो हमने सपोज किया, अगर आप इस OP को O माइनस OP की फॉर्म में लिखेंगे बेशक, तब भी आप 0 सब्ट्रैक्ट कर भी लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए डायरेक्ट ही मैंने
OP पॉइंट लिखे हैं यानी XI प्लस YJ। AB की जगह पर बच्चों OB माइनस OA वही तरीकाकार है, OB के पॉइंट लिखे हैं यानी I प्लस 0J माइनस आपके पास A के पॉइंट लिखे हैं यानी माइनस माइनस प्लस 3I और माइनस 7J। वही एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तरीकाकार है यानी I वाला I वाले के साथ, तो I प्लस 3 जो आपके पास बनेंगे 4I, और इसी तरह से 0 माइनस 7 करेंगी तो बन जाएंगे माइनस 7J। अब आप कंपेयर कर लेंगे कोऑर्डिनेट x इसके I के भी और J के भी। I के अगर आप कंपेयर करती हैं तो इधर x है जबकि इधर 4 है, तो x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू है आपके पास माइनस 7। तो ये वो पॉइंट थे बच्चों जो हमने फाइंड करने थे, pxy इज इक्वल टू 4 माइनस 7। नेक्स्ट देखें बच्चों, आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आज का हमारा आखिरी सवाल है, टाइम थोड़ा कम है तो मैं थोड़ा जल्दी से करूंगा इसको। यूज वेक्टर्स टू शो दैट ABCD is a parallelogram when the point A, B, C and D are respectively। 4 पॉइंट्स आपके पास गिवन है, वही उसी तरह से आपने ये शो करना है कि ABCD is a parallelogram है। पैरेललोग्राम तब प्रूव होगी जब आप ये बात साबित करेंगी कि ये AB और DC ये भी इक्वल है और BC और AD ये भी आपस में इक्वल है। तो A के कोऑर्डिनेट, B के कोऑर्डिनेट, C के कोऑर्डिनेट, D के कोऑर्डिनेट जो सवाल में लिखे हुए थे वो एज इट इज लिखी है। अब AB इज इक्वल टू क्या आएगा, OB माइनस OA। OB के कोऑर्डिनेट्स हैं AI प्लस 0J और OA के वो ऑलरेडी दोनों के दोनों 0 हैं, माइनस 0 माइनस। अब सब्ट्रैक्ट कर भी लें तो आपके पास बाकी बच जाएगा A, तो AB की वैल्यू आ गई AI। इसी तरह BC की फाइंड करेंगे OC माइनस OB करके, तो उसकी वैल्यू है BI प्लस 0J और माइनस AI और माइनस 0J। तो सॉरी ये 0 नहीं आई, अच्छा तो BI माइनस आपके पास यहाँ I के कोऑर्डिनेट्स ये वाला है B और माइनस A है, तो उन दोनों को लिख लिया है और यहाँ पे प्लस C है तो ये प्लस CJ आपके पास बाकी बच जाएंगे। I के और J के कोऑर्डिनेट्स, उसके अलावा CD फाइंड करना है। CD वही फार्मूला OD माइनस OC, OD के पॉइंट लिखे हैं B माइनस A और इसी तरह से उसके साथ I है प्लस CJ है और माइनस जो C है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं BI माइनस CJ। प्लस का CJ माइनस का CJ ये कट हो जाएंगे, बाकी बच जाएंगे आपके पास ये वाला कोऑर्डिनेट I का, एक ये और एक वाला आपके पास ये बच जाएंगे। तो B माइनस A I है जबकि दूसरा है माइनस का BJ। अब जब इसको आप सेपरेट करेंगे, एक पॉजिटिव का BI है और दूसरा नेगेटिव का BI है, तो वो दोनों आपस में कट जाएंगे और बाकी आपके पास बच जाएगा माइनस का AI। जबकि जो चौथा पॉइंट था इसमें DC वो इज इक्वल AD सॉरी वो आपने फाइंड करना था, तो वो OD माइनस OA के इक्वल है। AD इक्वल टू OD की वैल्यूज लिखेंगी B माइनस A इंटू I और इसी तरह से OA की वैल्यू लिखेंगी जो आपके पास सवाल में थी, वो तो 0 थी उसको लिखने की मैंने जरूरत नहीं समझी इसलिए डायरेक्ट लिख दिया है B माइनस AI प्लस CJ। अब ये चारों जो आपके पास इक्वेशंस बनी है A, B, AD और BC की, इन चारों इक्वेशंस को अगर आप देखें ये बात साबित हो गई है AB जो है वो इक्वल है DC के, BC जो है वो इक्वल है AD के। मैं आपको वैल्यूज एक दफा दिखा देता हूँ, ये जो चारों वैल्यूज हमारे पास आई थी जरा देखें। AB की वैल्यू AI है जबकि जो दूसरी वैल्यू DC AI यानी AB इक्वल होगी। CD की वैल्यू माइनस AI जबकि AD की वैल्यू भी माइनस AI। तो वो चारों वैल्यूज आपस में इक्वल आ गई हैं, तो इसलिए इक्वल वैल्यूज की वजह से इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट देखें बच्चों, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11। ये आपका टास्क है, ये आपने खुद ही करना है कि मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। इफ AB इज इक्वल टू CD फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हेन पॉइंट्स B, C एंड D आर गिवन है, और इसी तरह से आपके पास यानी ये B, C और D गिवन है आपके पास, तो आपने A के कोऑर्डिनेट्स खुद सेलेक्ट कर लेने हैं जिस तरह मैंने यहाँ X और Y लिखे हुए हैं। तो फार्मूला वही है, आपके सवाल में लिखा हुआ है कि ये दोनों पॉइंट्स आपस में इक्वल है, तो आपने इक्वल की शर्त रखते हुए उनको आपस में कंपेयर करके फाइंड कर लेना है। यानी AB इक्वल टू है CD के, AB की जगह उसके पॉइंट्स लिख लेना है, उसको सब एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है, इसी तरह से CD को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है और फिर कंपेयर करके आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों?